हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अगेन मैं एक 2026 का इंटरव्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जितने भी कंपनी में मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ एज ए अज़ूर डेटा इंजीनियर या फिर डेटाब्रिक्स डेवलपर या फिर डेटा इंजीनियर, वो सारे कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊँगा। और लास्ट ईयर मैंने जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन डाले थे जितने भी कंपनी के, उसमें से काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आंसर के साथ डालो। तो इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आंसर के साथ आप लोग को वीडियो डिलीवर किया जाए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और क्योंकि एक एक चीज़ का आंसर लिखना, वो बोलते टाइम इंटरव्यू में वो अलग ही फ्लो होता है, आप बोल सकते हो, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आप उसको लिख के आप उसको फिर एक्सप्लेन करोगे वीडियो में, तो डैट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट। सो मेरी एक जस्ट सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है और इससे आपको हेल्प हो रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो या फिर डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। तो उन सारे फ्रेंड्स के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैबकॉर्प करके एक हेल्थ केयर की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप हेल्थ केयर की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मान सकते हो। जैसा कि आपने IQVIA सुना होगा, तो उसका कंपटीटर है, वो भी नॉर्थ कैरोलिना USA की बेस्ड कंपनी है। तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने 2026 में इसी कंपनी में दिया था, और उस टाइम मेरा डेलॉयट में सिर्फ 5 मंथ्स हुआ था। तो उस टाइम मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया था, तो मेरे को वहाँ से कॉल आ गया था। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आपको बताता हूँ अभी आंसर के साथ, और मैं सीधा आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि लैबकॉर्प में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसमें टोटल 3 राउंड होने वाले थे, जो कि फर्स्ट राउंड स्क्रीनिंग था। स्क्रीनिंग इन द सेंस लाइक दे सेंट मी ए मेल विथ 1 डॉक्यूमेंट फाइल, और उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस थे, और उस क्वेश्चंस को मुझे सोल्व करके एक डॉक्यूमेंट बना के उसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन का और विद द आउटपुट मुझे वो डॉक्यूमेंट सेंड करना था उनको। इट जस्ट अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये पहला राउंड आप कंसीडर कर सकते हो। सेकेंड राउंड हुआ था टोटली वर्चुअल इंटरव्यू, जिसमें 2 लोग आए थे। एक तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे, आई थिंक यू कैन कंसीडर द सीनियर मैनेजर और डायरेक्टर लेवल, और उनके साथ एक बंदा था, आई थिंक ही विल बी द मैनेजर और द सीनियर कंसल्टेंट लेवल। सो 2 लोग आए थे और दोनों ने क्वेश्चंस पूछा था अराउंड 45 मिनट्स तक। और सेकेंड राउंड भी मोस्टली मेरा अच्छा ही गया था, बट 2-3 क्वेश्चंस मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया था, और मे बी बिकॉज आई ओनली स्पेंड द 5 मंथ्स इन डेलॉयट, मे बी द रिजेक्शन वाज द रीजन ऑफ इट। सो आई डोंट नो, बट रिजेक्शन मेल आया था। उसके बाद मैंने कॉल करके HR को पूछा भी था, तो HR ने बोला था कि फीडबैक वाज इम्प्रेसिव बट दे आर नॉट कंसिडरिंग योर प्रोफाइल बिकॉज दे हैव सम डिफरेंट JDs. Basically they want the Hadoop and the MapReduce kind of things as well, including the Databricks and all the things. So I have not worked on that side, Hadoop and SDFS and all. So maybe that was also a reason to reject me. But leave apart, just focus on the interview questions what I have faced in the LabCorp. I am just showing you. So just be patient and try to understand each questions and try to understand the solutions as well. And if you have any other solution in your mind, please comment down so the people will get the different solution in their mindset. Okay, so let's come to the screen and directly we'll discuss the questions. Okay, so the first question, as I told you कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया था, उसमें सारे क्वेश्चन थे, टोटल 6 क्वेश्चंस। उसे मुझे सोल्व करके एक डॉक्यूमेंट बना के उन्हें सेंड करना था विद द आउटपुट, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन द डॉक्यूमेंट, इट वाज मेंशन्ड लाइक राइट अ PySpark कोड टू गेट अप टू 2 प्रोडक्ट्स बाय अमाउंट पर यूजर। सो लेट्स से कि इफ़ वी हैव, और उन्होंने यहाँ पे डेटा भी दिया था। देखो, ये डेटा दिया था, डेटा इन द सेंस लाइक क्रिएटेड टेबल नहीं, उन्होंने डॉक्यूमेंट में ऐसा ऐसा करके मेंशन किया था, ऐसा ऐसा करके, तो उसे हमें टेबल में, मतलब कि डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना था, तभी तो आप उसका करेक्ट आउटपुट ला पाओगे। नहीं तो डायरेक्ट कोड लिख के आपको कैसे पता चलेगा कि करेक्ट आउटपुट है या नहीं, ठीक है।
और उन्होंने आउटपुट का फॉर्मेट दे दिया था कि इस फॉर्मेट में हमें ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या था कि राइट पाइस्पार्क कोड टू गेट अप टू 2 प्रोडक्ट्स बाय अमाउंट पर यूजर। ठीक है, तो लेट्स से कि ये हमारे पास यूज़र है। ठीक है, और यहाँ पे हमें चाहिए कि टॉप 2 प्रोडक्ट्स बाय अमाउंट पर यूजर। सो लेट्स से कि ये यूज़र है, मैं यहाँ पे लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे डेटा है ना, मैं यहीं से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे टेबल में दिया है प्रोडक्ट डिटेल्स दिया है, जो कि ये हमारा एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट में देखो आप कि फर्स्ट वाला यूज़र आईडी है, यहाँ पे आप स्कीमा देख सकते हो, यूज़र आईडी। सेकंड है प्रोडक्ट आईडी 101। ठीक है, और थर्ड वन है अमाउंट 200। ओके, सो यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड अमाउंट, दिस 3 कॉलम्स दे हैव प्रोवाइडेड। सो मैंने इसको डेटा फ्रेम बनाया, उसके बाद स्कीमा डिफाइन किया, उसके बाद डिस्प्ले करके देखा तो ये हमारा टेबल बन के आ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा है कि गेट अप टू 2 प्रोडक्ट्स बाय अमाउंट पर यूजर। ठीक है, तो उसको मैंने सोल्व किया। सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट वगैरह लगा लेना है, जो भी रिक्वायरमेंट आएगा आपको कोड लिखते टाइम उसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक विंडो बनाया और पार्टीशन बाय कर दिया यूज़र आईडी पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि टॉप 2 प्रोडक्ट्स पर यूज़र। ठीक है, तो मे बी यूज़र विल बी डुप्लीकेटेड। लेट्स से आई एम गोइंग टू एनी शॉप एट 1 डे एंड आई हैव विजिटेड 3 to 4 टाइम्स एट सेम डे। ठीक है, तो मेरा तो वो आईडी डुप्लीकेट हो गया ना, तो उसको हमें पार्टीशन बाय करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टीशन बाय कर दिया हमने यूज़र आईडी, उसके बाद ऑर्डर बाय कर दिया यहाँ पे अमाउंट को। ठीक है, तभी तो हमारा टॉप 2 निकल पाएगा, उसको डिसेंडिंग में कर दिया। उसके बाद हमने निकाला प्रोडक्ट रैंकिंग करके कॉलम निकाला, उस पर डेंस रैंक लगा दिया और यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा दिया कि प्रोडक्ट रैंक विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि हमें टॉप 2 ही चाहिए था। एंड उसके बाद हमने ये करने के बाद हमने वो प्रोडक्ट रैंकिंग कॉलम को ड्रॉप कर दिया। अननेसेसरी कॉलम क्रिएट हो रहा था, इसलिए हमने सारा कैलकुलेशन करके उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने डिस्प्ले करके देखा तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा था। तो यहाँ पे देखो यूज़र आईडी 1 के लिए 2 बार 1 आ रहा है, और प्रोडक्ट आईडी जो कि सेम यूज़र गया 2 बार लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदा। अगर सेम यूज़र्स अगर डिफरेंट टाइम जा रहा है और सेम प्रोडक्ट खरीद रहा है तब तो डिफरेंट कंडीशन है। ठीक है, बट ये सेम यूज़र जा रहा है लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट खरीद के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी 102 103 है। ठीक है, और अमाउंट भी दोनों का सेम है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था इसको। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें कि हमें एक सेल्स डेटा दिया गया था। ठीक है, सेल्स डेटा दिया गया था और उसको ट्रांसफॉर्म करना था फॉर ईच रीजन ईच अमाउंट हाउ मेनी सेल्स वर हैपन। ठीक है, तो ये हमें सेल्स डेटा दिया गया था, जिसमें है एक रीजन है, एक मंथ है और एक अमाउंट है। सो ईस्ट और वेस्ट जो देख रहे हो ये डेटा ये रीजन का है, और ये जो मंथ वाला देख रहे हो ये मंथ का कॉलम है और ये अमाउंट का है। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हो कि हमने स्कीमा डिफाइन किया था रीजन मंथ और सेल्स करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम बनाया, स्कीमा उसको असाइन किया और उसको प्रिंट करके देखा तो इस तरीके से हमारा ओरिजिनल डेटा आ रहा था, जो कि रीजन मंथ और सेल्स। ठीक है, अब इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना था कि फॉर ईच रीजन फॉर ईच मंथ हाउ मेनी सेल्स वर हैपन। सो यहाँ पे देखो ईस्ट और ईस्ट 2 टाइम है, लेकिन फर्स्ट ईस्ट में जनवरी है, इसमें सेल्स मंथ 100 हुआ है। सेकंड ईस्ट में फरवरी है, उसमें 120 हुआ है। तो हमें निकालना क्या था कि हमें एक कॉलम बनाना था रीजन का और एक बनाना था एवरी मंथ। फॉर ईच मंथ पूछ रहा है, तो जैसे मान लो कि एक जैन का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, और एक फेब का कॉलम बन जाएगा, अगर मार्च रहे तो मार्च का बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो रीजन में जो भी आएगा, मान ले कि जैसे ईस्ट है, यहाँ पे ईस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट आ गया रीजन में
अब जनवरी देखना है, तो जनवरी में कितने सेल्स हुआ, टोटल 100, तो यहाँ पे 100 आएगा। फरवरी में कितने हुआ, ईस्ट में 120, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। मार्च में कुछ नहीं है, तो मार्च में यहाँ पे नल रहेगा, या फिर पैस पैक करो तो नल ही रहता है, जीरो यहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक है। तो इसके लिए हमने ग्रुप बाय किया ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, क्योंकि रीजन यहाँ पे ईस्ट दो टाइम है, ठीक है। तो ग्रुप बाय हमने कर लिया रीजन पे। उसके बाद पिवोट एक फंक्शन होता है, ये मंथ में जितने कॉलम है ना, आप इसको अलग अलग सेपरेट करके बनाना चाहते हो इस तरीके से, तो इसको आप पिवोट फंक्शन यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो पिवोट हमने लगाया मंथ पे, और कौन कौन सा कॉलम हमें निकालना है मंथ कॉलम से, तो जनवरी और फरवरी निकालना है, क्योंकि 2 ही मंथ है यहाँ पे। जनवरी तो 2 बार डुप्लिकेटेड है, अगर मार्च रहता तो यहाँ पे मार्च भी लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए जनवरी और फरवरी लिखा, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद डॉट सम लगा दिया, और किस पे सम लगा दिया, सेल्स पे, ठीक है। तो उसके बाद ये आप डिस्प्ले करोगे तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने एक जेसन फाइल दिया था, इस तरीके से जेसन फाइल उनका दिया हुआ था पीडीएफ में, मतलब पीडीएफ में उनका डेटा दिया हुआ था इस तरीके से, ये जेसन का डेटा, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन था कि पास द जेसन, एक्सप्लोर द इवेंट्स एरे एंड क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ कॉलम्स लाइक यूजर आईडी, इवेंट टाइप, टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जेसन फाइल को, आपको ये डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो जो भी जेसन फाइल दिया हुआ है आप इसको यहाँ पे डाल के आप क्रिएट डेटा फ्रेम कर लोगे, और ये जेसन स्ट्रिंग पास कर दोगे आप। उसके बाद डिस्प्ले करोगे तो इस तरीके से आपका कुछ डेटा फ्रेम क्रिएट होके आएगा, ठीक है। ये जेसन डेटा का डेटा फ्रेम है। उसके बाद आप स्कीमा डिफाइन करोगे जेसन के लिए, तो इस तरीके से आप स्कीमा डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका कॉलम है, जैसे यूजर आईडी है, यहाँ पे इवेंट्स है, तो यूजर आईडी देखो, यूजर आईडी यहाँ पे इसका सेपरेट वैल्यू दिया है, या दिया हुआ है 1। इवेंट्स के अंदर ये एरे है, उसके अंदर काफ़ी सारे वैल्यू दिए हुए हैं। इट्स अ काइंड ऑफ द नेस्टेड जेसन यू कैन कंसीडर, राइट। सो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो स्कीमा यहाँ पे। देन यहाँ पे आप इसको विथ कॉलम करके पार्स जेसन यहाँ पे पास करोगे। बेसिकली इट्स क्रिएटिंग अ न्यू कॉलम हियर, एंड उसके बाद आप जेसन स्ट्रिंग पास करोगे और अपना स्कीमा पास करोगे, जो भी है आपका, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे इवेंट डिटेल्स डॉट, जो कि ये आपने बनाया था वेरिएबल, इसको यहाँ पे विथ कॉलम लगाओगे इवेंट पे, ठीक है। इवेंट पे लगाने के बाद आप इसको एक्सप्लोर कर दोगे। एक्सप्लोर किसको पर करोगे, पास्ट जेसन डॉट इवेंट्स पे। उसके बाद आपको फुल डिटेल्स निकालना है, तो उसके बाद आप एक्सप्लोर जो करोगे, जो उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट क्या करोगे, यूजर आईडी आप सिलेक्ट करोगे, इवेंट टाइप सिलेक्ट करोगे, टाइम स्टैम्प सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले कर दोगे तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा, यूजर आईडी, इवेंट टाइप एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, जस्ट काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट यू कैन do. It's kind of when you hit any API and all the things, then you can get the data in such format, and you have to do such all the things. Now let's move to the next question. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि merge new JSON data into existing table. So let's suppose कि हमारे पास पहले से कुछ टेबल है और उसमें कुछ नया JSON डेटा आ रहा है, उसमें हमको merge करना है, मतलब अपडेट, इंसर्ट और डिलीट करना है, दैट्स इट। सो एग्जिस्टिंग टारगेट डेटा हमारा ये था। एग्जिस्टिंग टारगेट डेटा मतलब कि एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल हमारा ये था कि ये आईडी था, ये नेम था और एज था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर आईडी, नेम एंड एज, ठीक है। ये सारा डेटा उन्होंने दिया था, ठीक है। ये सारा डेटा सब कुछ दिया हुआ था, हमें जस्ट उसका लॉजिक लिखना था। तो डेटा भी आपको बना के तो डेटाब्रिक्स पे तो नहीं देंगे ना डेटाब्रिक्स का एक्सेस, तो आपको टेबल तो बनाना पड़ेगा, डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इट वाज जस्ट प्रोवाइडेड द डेटा इन द
डॉक्यूमेंट, यू हैव टू जस्ट कॉपी इट एंड कन्वर्ट इट इनटू द डेटा फ्रेम। उसके बाद हमने डेल्टा टेबल्स इंपोर्ट किया, डेल्टा टेबल को, उसके बाद हमने राइट कर दिया इसको। अब राइट करोगे तभी तो ये टेबल बनेगा और तभी तो आप इसको फिर मर्ज चलाओगे नया जेसन डेटा से, इसको कहीं तो सेव करना पड़ेगा ना, ठीक है। देन आपको ये पास करना है टारगेट टेबल में, टारगेट टेबल डेटा टेबल डॉट फोर नेम स्पार्क यूजर्स, एंड देन ये जो नया डेटा आ रहा था उसके लिए आपको यहाँ पे करना है। तो नया डेटा का भी देखो यहाँ पे उन्होंने डेटा दिया था, यूजर आईडी, नेम एंड एज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका डेटा फ्रेम बना लेना है, उसके बाद स्कीमा डिफाइन कर देना है। उसके बाद आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे आपका मेन लॉजिक आएगा मर्ज स्टेटमेंट का। तो मर्ज स्टेटमेंट जिसको आता होगा, जो एससीडी टाइप 1 और 2 इम्प्लीमेंट किया होगा, उसको समझ में आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, मर्ज स्टेटमेंट कैसे चलता है। फ़िलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी ये राउंड 1 का था जो स्क्रीनिंग राउंड था, राउंड 2 का भी मुझे बताना है अभी, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता है मर्ज, मतलब कि आपको सोर्स डेटा जो आ रहा है उसको टारगेट डेटा में अपडेट करना है, अपडेट इंसर्ट करना है, इतना ही लॉजिक होता है मर्ज स्टेटमेंट का, ठीक है। चलो एससीडी 1 कर रहे हो अगर मर्ज से तो इसमें जस्ट ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 कर रहे हो तो अपडेट इंसर्ट होगा, अपडेट इंसर्ट, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें याद रखना, बाकी हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन था कि फाइंड पेशेंट विथ इंक्रीजिंग शुगर लेवल। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये डेटा दिया था जो कि हमारा था फर्स्ट यूजर आईडी, मंथ एंड द वैल्यू। ये हो गया यूजर आईडी, ये मंथ एंड द वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट करके देखा, ये आया हमारा डेटा, ठीक है। उसके बाद आपको पार्टीशन बाय लगा देना है यूजर आईडी पे, उसके बाद मंथ को कर देना है ऑर्डर बाय, ओके, and then we have to find the previous value, right, we have to calculate the previous value। तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे पिछले मंथ से कि कौन सा यूजर का कितना शुगर लेवल था, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक कॉलम बनाया प्रीवियस वैल्यू करके और लैग फंक्शन लगा दिया वैल्यू पे, ठीक है, टू चेक द व्हाट वी कैन से टू चेक द शुगर लेवल, राइट। एंड यहाँ पे हमने जो विंडो फंक्शन बनाया था इसको पास कर दिया, ओके। नाउ यू हैव टू create one more column which is like the sugar level is not increasing. So when the column of previous value is not null and the column of value is less than equal to previous value, then it will be 1, okay, otherwise 0, ठीक है। तो ये फ्लैग बन गया हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये df जो फ्लैग बनाया था यहाँ पे, इसको ग्रुप बाय करना है यूजर आईडी पे और एग्रीगेट फंक्शन लगा देना है इज़ नॉट इंक्रीजिंग, और इसको आप कुछ भी अलियास नाम दे सकते हो। और उसके बाद फिल्टर लगा के इसको डबल इक्वल टू 0 कर देना है, कंपेयर कर देना है यहाँ पे, और यूज़र आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा कि यूज़र 1 जो है उसका शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और नहीं हो रहा है। पेशेंट विथ इंक्रीज, हाँ, इंक्रीजिंग विथ शुगर लेवल, मतलब यूज़र 1 का शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यूज़र 1 का जनवरी 23 में 100 था, देन अगेन उसने चेकअप कराया फरवरी 23 में 130 आया, मतलब 30 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ। फिर यहाँ पे यूज़र 1 का मार्च 23 में उसने चेकअप कराया तो 160 हुआ। तो ये टोटल इंक्रीज होके आ रहा है, ठीक है। बट यूजर 2 के केस में देखोगे कि फर्स्ट टाइम उसने चेक करवाया जनवरी 23 में, इसका 170 आया, ठीक है। देन अगेन यूजर 2 ने चेक करवाया फरवरी 2023 में, इसका 180 आया यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन उसने चेक करवाया मार्च 2023 में, इसका 150 आया, ठीक है। तो मतलब इसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले 170 था, अब इसका 150 हो गया है, तो इसका डिक्रीज हुआ। तो मतलब कि यूज़र आईडी, मतलब कि जो पेशेंट 1 था उसका शुगर लेवल इंक्रीज है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द राउंड 1 मीन्स द स्क्रीनिंग राउंड। हियर वी हैड टू कैलकुलेट लाइक द कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ स्टे एंड द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन। सो लेट्स से कि आई एम ए पेशेंट
आई एम गोइंग टू एनी हॉस्पिटल, आई हैव बीन एडमिटेड टू एनी हॉस्पिटल, लेट्स से ABC हॉस्पिटल, एंड आई हैव स्टेड देयर 5 days. ओके, सो 5 days में मेरा जितना भी चेकअप हुआ है, लेट्स से 20 चेकअप्स, ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है कि अगर कोई पेशेंट्स है, लेट्स से पेशेंट X, सो X पेशेंट कितना दिन किसी हॉस्पिटल में स्टे किया और ड्यूरिंग द स्टे कितना उसका चेकअप हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना था. मतलब कि द स्टेइंग डेज एंड द टोटल नंबर ऑफ चेकअप्स, ये दोनों हमें कैलकुलेट करना था इसमें, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमारा ये डेटा दिया गया था. आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कौन कौन सा कॉलम है. यूज़र आईडी था, नेम था, जेंडर था, डेट ऑफ बर्थ था, एडमिशन डेट था, डिस्चार्ज डेट था. तो एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट से आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टेज, कि कितना दिन हॉस्पिटल में रुका, ठीक है. अब आपको क्या करना है कि चेकअप्स, तो ये दोनों पता चल गया तो हमें चेकअप्स भी समझ में आ जाएगा कि कितना चेकअप हुआ उसका. तो उसके लिए एक ये डेटा था हमारा, और इसमें हमने कॉलम बनाया, कॉलम नहीं बेसिकली इट वाज अ डिफरेंट. हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेट उन्होंने दिया था स्ट्रिंग में. वो चेक कर रहे थे कास्टिंग वगैरह भी, कि डेटा टाइप वगैरह कैसे हैंडल्स करता है, स्कीमा वैलिडेशन एंड ऑल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने जो भी डेट वगैरह दिया है वो सारे स्ट्रिंग में है, जो कि डेट ऑफ बर्थ भी है, एडमिशन डेट है और डिस्चार्ज डेट है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने उसको टाइप कास्ट किया डेट टाइप में, ठीक है. सबसे पहला चीज़ आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, स्कीमा डिफाइन करना है, उसके बाद स्कीमा वैलिडेशन वगैरह करके उसको सही करना है, ठीक है. उसके बाद प्रिंट करोगे तो आपका इस तरीके से ये डेटा आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद मेन लॉजिक पे एक और डेटा था हमारा, ठीक है, जो कि इसमें था आपका टेस्ट आईडी, जो और टेस्ट आईडी ये हो गया 101. दूसरा था पेशेंट आईडी, ठीक है. पेशेंट आईडी इसमें भी है, तो आप इससे ज्वाइन कर सकते हो डेटा फ्रेम को. यहाँ से आपको मिल गया दोनों का कॉम्बिनेशन, कि आप दोनों में कैसे, दोनों डेटा फ्रेम में कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है. उसके बाद आपका टेस्ट टाइप है, तो टेस्ट टाइप भी यहाँ से मिल गया था, होम्योग्लोबिन और जो भी हो, ग्लूकोज. उसके बाद हमारा था टेस्ट डेट, किस डेट को टेस्ट हुआ था, ठीक है. उसके बाद टेस्ट रिजल्ट भी था हमारे पास, ठीक है. उसके बाद नॉर्मल रेंज मिनिमम, मतलब कि रेंज मिनिमम यहाँ पे हमारा था, टेस्ट का रेंज मिनिमम कि इतना होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, और मैक्सिमम रेंज यहाँ पे, ठीक है. चलो, तो ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल थी. उसके बाद आपको क्या करना था कि इसको भी आपको मतलब डेटा टाइप वगैरह असाइन करना था, ठीक करना था. तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड इसलिए डाला था कि उनको पता चले कि ये दोनों चीज़ें इंसान को आती है. स्ट्रक्ट टाइप स्ट्रक्ट फील्ड भी करके कर सकता है, और डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से भी स्कीमा डिफाइन कर सकता है, ठीक है. और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पार्क वगैरह बना लेना है, और जो भी डेटा टाइप वगैरह रहेगा आप उसको करेक्शन करके कर सकते हो, ठीक है. चलो, तो उसका आप निकालोगे तो इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा सेकेंड डेटा फ्रेम का. अब सबसे पहले निकालना है आपको लेंथ ऑफ स्टे. तो लेंथ ऑफ स्टे निकालने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि हमें दिया हुआ है एडमिशन डेट और डिस्चार्ज डेट, तो उन दोनों के बेसिस पे हमें निकल जाएगा. तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है कि डेट डिफरेंस एक फंक्शन लगाना है डिस्चार्ज डेट और एडमिशन डेट पे, ठीक है. तो उससे आपका लेंथ ऑफ स्टे निकल जाएगा. देन आपको चेक करना है कि चेकिंग टेस्ट ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन विंडो. तो मतलब कि अगर 5 days अगर कोई पेशेंट स्टे करता है किसी हॉस्पिटल में, तो उस 5 days के इंटरवल में कितने उसने टेस्ट करवाए उस हॉस्पिटल में, ठीक है. वो हमें कैलकुलेट करना है अब, ठीक है. तो उसके लिए हम ज्वाइन कर देंगे इस टेस्ट डीएफ को, जो कि हमने ये निकाला था
टेस्ट डी एफ, हाँ टेस्ट डी एफ मतलब कि ये हमारा डेटा फ्रेम, द सेकेंड वन, ठीक है, जिसमें उन्होंने दिया था पेशेंट आईडी एंड द टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट डेट, टाइप एंड ऑल द थिंग्स। उसको हम लोग यहाँ पे ये इस क्या करेंगे, उसको हम लोग टेस्ट डी एफ को ज्वाइन कर देंगे ऑन द पेशेंट आईडी कॉलम। और किससे ज्वाइन करेंगे, पेशेंट्स विथ, तो यहाँ पे हम टेस्ट डी एफ से उसको ज्वाइन कर देंगे ऑन द पेशेंट आईडी। और क्या करेंगे, लेफ़्ट ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर कंडीशन लगा देंगे। फ़िल्टर कंडीशन क्या लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे टेस्ट डेट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एडमिशन डेट, ठीक है, एंड टेस्ट डेट इज़ लेस दैन इक्वल टू डिस्चार्ज डेट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद जो भी टेस्ट ड्यूरिंग स्टे जो हमने यहाँ पे निकाला था उसको ग्रुप बाय कर देंगे पेशेंट आईडी पे, नेम पे एंड द लेंथ ऑफ स्टेज, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट कर देंगे टेस्ट आईडी पे, उसका जो भी नाम देना है आप दे सकते हो यहाँ पे, एंड ऑर्डर बाय कर देंगे पेशेंट आईडी पे। उसके बाद आप रिजल्ट को डिस्प्ले करोगे तो इस तरीके से कुछ आपका डेटा आएगा। तो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो कि पेशेंट आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, लेंथ ऑफ स्टेज डेज आ रहा है एंड टोटल टेस्ट आ रहा है ड्यूरिंग द स्टेइंग डेज। सो जैसे कि मैं यहाँ पे पेशेंट आईडी 1 है, नेम उसका एलिस है, उसने टोटल 9 डेज स्टे किया और 2 टेस्ट हुआ उसका 9 डेज में। सिमिलरली फॉर आईडी 2 एंड 3 यू कैन सी द रिजल्ट्स हियर, ठीक है। ये था स्क्रीनिंग राउंड के क्वेश्चंस जो कि मुझे सेंड करने थे उन्हें, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड राउंड, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है इंट्रोडक्शन में कि 2 लोग आए थे। तो मैं दिखाता हूँ आपको सेकंड राउंड के क्वेश्चन सीधा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेकंड राउंड में सबसे पहले मुझसे पूछा गया था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि हर इंटरव्यूअर का फेवरेट लाइन होता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस की मैंने मेंशन भी किया है आपको कि जस्ट मेरा 5 मंथ्स हुआ था डेलॉयट में, तो मैंने जस्ट रैंडमली अप्लाई कर दिया था तो मुझे वहाँ से कॉल आ गया था। सो दे जस्ट वांटेड टू नो लाइक व्हाई डू यू वांट टू चेंज फ्रॉम डेलॉयट इन जस्ट 5 मंथ्स। तो जो भी आपका रीजन हो, अगर आपका ऐसा कुछ कंडीशन है तो आप बता सकते हो उसके हिसाब से। इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप बोलोगे तो ये दोनों मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये टेक्निकल लेवल क्वेश्चन नहीं है। इसको आपको बस दिमाग लगा के बोलना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आप बोलोगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आंसर बता दो तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस कि एक्सप्लेन मी योर रीसेंट प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग योर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये डेलॉयट में हम लोग काम कर रहे थे, ये सेम प्रोजेक्ट था और उसका मैंने आर्किटेक्चर बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मे भी अच्छे से ना दिख रहा हो, मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर बनाया है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा था इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं पेन नहीं यूज कर पाऊँगा, पेन टैब कोई बात नहीं, यहीं पे कर लो, थोड़ा दिख जाएगा, थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लो, दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि उनका 3 डेटा सोर्स था, जो कि 3 डेटा सोर्स से डेटा आ रहा था उनका। SAP था, सेल्सफोर्स और वंडरसॉफ्ट सेल्स, ठीक है। ये रिटेल बेस्ड प्रोजेक्ट था, मैं क्लाइंट का नाम नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप फोकस करोगे इसमें तो क्लाइंट का नाम मेंशन है, तो आप अगर समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो इस पिक्चर से, बट मैं बोलने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो SAP, सेल्सफोर्स और वंडरसॉफ्ट 3 उनका डेटा सोर्स था। तो तीनों डेटा सोर्स से उनका डेटा आ रहा था एक उनका ADLS में, ठीक है, ADLS में, जो कि उनका ADLS था, हमारा नहीं था। और मैं ये बता रहा हूँ टोटली स्क्रैच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, कुछ भी नहीं था उनके पास, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप था, ना डिज़ाइन डायग्राम, कुछ भी नहीं। मैं ज्वाइन किया था उस टाइम डिस्कवरी फेज में था। मतलब डिस्कवरी फेज मतलब कि यू हैव टू गो टू द क्लाइंट ऑफिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट दे वांट टू बिल्ड, ठीक है।
डिस्कवरी फेज के बाद आता है आपका डिजाइन डायग्राम। उसमें आप जो भी उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी डिजाइन डायग्राम बनाते हो, कैसे आपका आर्किटेक्चर होने वाला है, कैसे आप डेटा फ्लो वगैरह करोगे, वो सारी चीज़ें आपको बना के उन्हें सेंड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है डेवलपमेंट फेज़। ठीक है, तो ये हमने सारा डिजाइन डायग्राम वगैरह बनाया था। तो इन सारे डेटा सोर्स से उनका डेटा था ADLS में, जो कि उनका डेटा सोर्स था। ठीक है, तो ये ADLS को वो और भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे थे, और इसमें और भी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्शन के भी डेटा थे, तो इसका एक्सेस वो नहीं देना चाहते थे अपना ADLS का। ठीक है, तो हमने काफ़ी उनसे बात वगैरह किया और उनको एट द लास्ट मनाया। तो वो कुछ यूज कर रहे थे फैब्रिक लेकहाउस, कुछ यूज कर रहे थे एनालिटिक्स परफॉर्म्स या फिर डैशबोर्ड के लिए दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक सेपरेट लेकहाउस बनाया फैब्रिक में, और फैब्रिक में आप डेल्टा टेबल भी स्टोर कर सकते हो फैब्रिक लेकहाउस में। ठीक है, तो उन्होंने फैब्रिक लेकहाउस बनाया है एक सेपरेट हमारे प्रोजेक्ट के लिए, और जो भी हमें रिक्वायरमेंट था डेटा का, और सारा डेटा इन्होंने डाल दिया वहाँ पे लेकहाउस में, ये ADF के थ्रू पाइपलाइन बना के। ठीक है, ये क्लाइंट ने ADF पाइपलाइन बनाया, हमने नहीं बनाया। ठीक है, उन्होंने पाइपलाइन बनाया और उन्होंने फैब्रिक लेकहाउस में डेटा दे दिया। ठीक है, तो हमारा डेटा आ गया फैब्रिक लेकहाउस में। ठीक है, तो इससे हमने SPN कनेक्शन के थ्रू, SPN कनेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, तो SPN कनेक्शन के थ्रू हमने डेटाब्रिक्स में डेटा फेच किया। ठीक है, और यहाँ पे हमने मेडालियन आर्किटेक्चर फॉलो किया ADLS में, जो कि ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड था। ठीक है, और जो कि हम लोग डेल्टा लेक बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे थे अपना ADLS के लिए यूनिटी कैटलॉग। ठीक है, तो डेटा हमने फैब्रिक लेकहाउस से एक्सेस कर लिया, ब्रोंज में डाल दिया एक्सेस करके। ठीक है, ब्रोंज में जो कि हमारा सेम डेटा था, जो कि बाद में चल के क्वालिटी रिपोर्ट के लिए हमारा यूज केस बना, क्योंकि मे बी क्लाइंट आपको बाद में बोले कि ये डेटा तो हमने दिया नहीं, आप कहाँ से कहाँ से आपने इसका सॉल्यूशन लेके आ गया, ये डेटा मिसमैच हो रहा है एंड ऑल द थिंग्स, दे कैन क्लेम यू, राइट। सो ब्रोंज लेयर हमारा बेसिकली होता है कि सोर्स ऑफ ट्रूथ डेटा क्वालिटी रिपोर्ट्स that you can show to the client, like this has been the data provided by your team, so we have built the solution according to this data only, right। ठीक है, तो ब्रोंज में हमारा हो गया सोर्स ऑफ ट्रूथ। उसके बाद हमने ब्रोंज को लिया, सिल्वर में इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह किया, जो भी चीज़ें थी, जैसे कि हमारा, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं बेसिकली ये रियल सिनेरियो ही था। तो एक डेट कॉलम था, 2-3 टेबल में मैंने देखा जो कि स्ट्रिंग में था, तो डेट तो कभी स्ट्रिंग में हो नहीं सकता है, तो इसको हमने डेट टाइप में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने सिल्वर में किया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थे, नल वगैरह भी आपको चेक करना पड़ेगा, डुप्लीकेट वगैरह भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके आप सिल्वर में डालोगे। ठीक है, जो कि हमारा ट्रांसफॉर्म्ड लेयर होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर लेना स्क्रीन पे, और ट्राई करना कि लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे देखे, तो बड़े स्क्रीन में शायद आपको दिख जाए, जूम आउट करोगे तो। ठीक है, फुल स्क्रीन में देखोगे तो सिल्वर में हमने ट्रांसफॉर्म करके डाल दिया, और यहाँ पे हमने मर्ज स्टेटमेंट भी चला रखा था कि मतलब अगर डेली बेसिस पे, बेसिकली ये इंक्रीमेंटल डेटा आ रहा था डेली बेसिस पे, तो आपको मर्ज चलाना ही पड़ेगा कि जो भी आएगा आपका वो यहाँ पे डायरेक्ट सिल्वर में अपडेट एंड इंसर्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने गोल्ड लेयर पे गया, गोल्ड लेयर पे हमने असॉर्टमेंट किया। तो असॉर्टमेंट का मतलब कि हम यहाँ पे असॉर्टमेंट रिकमेंडेशन सिस्टम बना रहे थे। असॉर्टमेंट रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब कि यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला था क्लाइंट का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो
जैसे पेज इंडस्ट्री लिखा हुआ है, पेज इंडस्ट्रीज टू डिस्ट्रीब्यूटर। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी सेल्स। देन डिस्ट्रीब्यूटर टू ईबीओ, ये हो गया सेकेंडरी सेल्स। देन ईबीओ टू फ्रेंचाइजी, ये हो गया है हमारा टर्शियरी सेल्स। तो 3 टाइप के यहाँ पे सेल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे 4 टाइप ऑफ असॉर्टमेंट। पहला था टाइप ए, दूसरा था टाइप बी, तीसरा था टाइप सी एंड लास्ट वन टाइप डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो भी प्रोडक्ट था, जैसे कि मेंस, वीमेंस और द किड्स, ऑल द इनर वियर प्रोडक्ट्स ऑफ मेंस, वीमेंस एंड किड्स वी आर कीपिंग इन द टाइप ए। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके टाइप ए में डाल दो, हो गया नहीं, उसके साथ काफ़ी सारे कैलकुलेशन थे। जैसे कि हमें ROL वैल्यू कैलकुलेट करना है। ROL मतलब रीऑर्डर लेवल अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट SKUs, SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ये सब टर्मिनोलॉजीज़ है, आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। उसके साथ आपको कैलकुलेट करना था ईयरली रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू एंड ऑल द थिंग्स, and a lot of things are there we have to calculate, okay। and टाइप ए में टोटल हमारा था टोटल 8 वर्जन्स, ठीक है। मतलब V1 to V8, और V8 जो था हमारा फाइनल वर्जन था, ठीक है। अब टाइप बी में देखो, टाइप बी में सारा आउटर वियर प्रोडक्ट्स रख रहे थे हम लोग, मेंस, वीमेंस एंड किड्स का। तो यहाँ पे टोटल 7 वर्जन्स था, V1 to V7 and the V7 was the latest, ठीक है। अब टाइप सी देखो, टाइप सी में क्या कर रहे थे हम लोग, पैकेट कॉम्बोज रख रहे थे। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हो और कोई एक पैकेट खरीदते हो सॉक्स का, तो एक पैकेट में भी आपको 3 पेयर्स मिल सकते हैं, 4 पेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पाउचेस कॉम्बो, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर कीपिंग इन द टाइप सी, और टाइप सी में हमारा टोटल 6 वर्जन था, V1 to V6। और ये सारे असॉर्टमेंट, सारे टाइप में काफ़ी सारे कैलकुलेशन थे। अराउंड हमें 200 और 150 कॉलम्स जनरेट करने थे, और ऐसा सीधा सीधा नहीं, काफ़ी सारे टेबल थे, उनको हमें डेटा मॉडलिंग वगैरह में कन्वर्ट करके वो सारी चीज़ें हमें करना था। उसके बाद था एक टाइप डिस्ट्रीब्यूटर। टाइप डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कितने ईबीओ पे, कितने फ्रेंचाइजी पे डिलीवर कर रहा है प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ें हमें टाइप डिस्ट्रीब्यूटर में करना था, ठीक है। तो ये था असॉर्टमेंट। अब सिमुलेशन बोलते हैं। सिमुलेशन का मतलब यहाँ पे देखो हमने लिखा था CP, RP एंड HO। तो CP मतलब सेंट्रल प्लानर, RP मतलब रीजनल प्लानर एंड HO मतलब हेड ऑफिसर। तो यहाँ पे CP के पास सारे अप्रूवल थे, मतलब CP मतलब जो भी कैलकुलेशन वगैरह यहाँ हो रहा था वो कॉन्फ़िगरेबल वैल्यू था। तो एक फ्रंट एंड से वो एक एक्सेल शीट डाल रहे थे, उसमें सारे कॉन्फ़िगरेबल वैल्यू थे, और फ्रंट एंड से ट्रैवल करते हुए वो बैक एंड से डेटाब्रिक्स होते हुए वो आ रहा था, ठीक है। तो वो सारे कॉन्फ़िग वैल्यू हम लोग फेच कर रहे थे API के थ्रू, ठीक है। तो कॉन्फ़िग वैल्यू मतलब कि हमेशा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो CP के पास सारे अप्रूवल थे, मतलब कि दे कैन चेंज, दे कैन ओवरराइट एंड ऑल द थिंग्स कॉन्फ़िग वैल्यू, राइट। RP मतलब रीजनल प्लानर। रीजनल प्लानर के पास सिर्फ ओवरराइट का परमिशन था, मतलब RP कुछ नया अपने से वैल्यू नहीं डाल सकता है, वो बस ओवरराइट कर सकता है। और अगर ये ओवरराइट किया भी तो इसके परमिशन के लिए जाएगा RP के पास। अगर RP अप्रूव करता है इस ओवरराइट वैल्यू को, तभी ये हो पाएगा ओवररिडन, ठीक है। एंड देन HO मतलब हेड ऑफिसर। हेड ऑफिसर के पास ओनली व्यू परमिशन था, वो ओवरराइट या फिर चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकता है। तो ये असॉर्टमेंट और सिमुलेशन का लॉजिक था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं लॉजिक। तो गोल्ड लेयर में हमने सारा असॉर्टमेंट कर दिया, जो कि हमने इधर बताया है आपको। उसके बाद ये सारे नोटबुक को आपको ये करना पड़ेगा, ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्केस्ट्रेट नहीं करोगे आप तो डेली बेसिस पे रन कैसे होगा आपका। आपने एक नोटबुक में सारा कोड या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक लिख के छोड़ दिया, और उसको डेली बेसिस पे आप मैनुअल तो रन नहीं करोगे, ठीक है।
तो उसको ऑर्केस्ट्रेट आपको करना पड़ेगा। तो ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए हमने डेटाब्रिक्स जॉब्स बनाया था, जो कि ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड का तीनों कॉम्बिनेशन नोटबुक था, और हमने उसको ऑर्केस्ट्रेट किया। तो मतलब कि फैब्रिक लेक हाउस में उनका जो भी डेटा आ रहा था ADF से, उनके ADLS के थ्रू आया, ADF के थ्रू फैब्रिक लेक हाउस में डेली बेसिस पे। फैब्रिक लेक हाउस से हमने SPN के थ्रू एक्सेस किया, इसको ब्रॉन्ज में डाला, तो ब्रॉन्ज में डेली डेटा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफॉर्म किया सिल्वर में। तो सिल्वर में मर्ज स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो अपडेट इंसर्ट होते रहेगा, अगर कुछ न्यू डेटा आया तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गोल्ड में उस डेटा के अकॉर्डिंग सारे असॉर्टमेंट लॉजिक लिखा हुआ है। तो तीनों को आप ऑर्केस्ट्रेट करोगे तो डेली बेसिस पे ये रन होगा, जो भी न्यू डेटा आएगा आपका इंसर्ट होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ऑर्केस्ट्रेट द नोटबुक ब्रॉन्ज, सिल्वर प्लस गोल्ड। उसके बाद ये गोल्ड लेयर जो था, गोल्ड लेयर स्पेसिफिकली ये बैक एंड टीम के द्वारा ये API के थ्रू ट्रिगर किया गया था, ठीक है। उसके बाद उसने ट्रिगर किया फ्रंट एंड के साथ, यहाँ पे देख सकते हो कि बैक एंड टीम ट्रिगर्ड विद द फ्रंट एंड UI, ठीक है। और फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट होने के बाद उनके पास एक टूल था, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा है क्लाइंट UI टूल, यहाँ पे लिखा हुआ ARS टूल, मतलब असॉर्टमेंट रिकमेंडेशन टूल। तो वहाँ पे ये सारा असॉर्टमेंट लॉजिक, मतलब जो भी हमने असॉर्टमेंट किया 4 टाइप्स का, और सारा वैल्यू उनको ARS टूल पे दिख रहा था। उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ चेंज करना वगैरह रहे तो वो चेंज कर सकते हैं, मतलब कि CPRP HO कैन डू सच थिंग्स, ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा है जस्ट ऐसे ही डेल्टा लेक वगैरह, जिसको नहीं पता होगा कि डेल्टा लेक कैसे बनाते हैं, मतलब कि डेटा लेक कैसे बनाते हैं इन ADLS में, तो उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल हायरार्किकल नेमस्पेस। और ये प्रोवाइड करता है आपको स्कीमा, इवोल्यूशन, इन्फोर्समेंट, टाइम ट्रैवल, वर्जनिंग, एसिड प्रॉपर्टीज एंड ऑल द थिंग्स। ये जस्ट मैंने मेंशन किया था, तो आपको अगर ये चाहिए तो ठीक है। बेसिकली ये डेटा लेक नहीं, ये डेटा लेक नहीं, ये डेल्टा लेक प्रोवाइड करता है, ठीक है। डेटा लेक जस्ट आपको इनेबल करेगा हायरार्किकल नेमस्पेस, मतलब कि आप यहाँ पे फोल्डर 1 बना रहे हो, इसके अंदर सेकंड फोल्डर बना रहे हो, इसके अंदर कुछ फाइल रख रहे हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स डैट यू कैन मेंटेन इन द डेटा लेक, मतलब कि ADLS Gen 2, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट का फ्लो था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पिछले टाइम जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था उसमें काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए थे कि एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट एज वेल, put the answer as well along with the question. So I have tried my best in this playlist, और मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं सारे मतलब कि जो भी 2026 में मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इंटरव्यू का, उस सारे मतलब वीडियोज़ में मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि कितने डिटेल्स में ये प्रोजेक्ट है। तो मतलब कि 10 मिनट सिर्फ प्रोजेक्ट में ही चला जाएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसके बाद क्वेश्चन आया था, उन्होंने कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि फाइंड आउट द काउंट ऑफ मेल एंड द फीमेल इन ईच डिपार्टमेंट, और उन्होंने ये डेटा दिया था। डेटा था उसमें 2 कॉलम थे, डिपार्टमेंट ID एंड जेंडर, ठीक है। सो हमें ईच डिपार्टमेंट में मेल एंड फीमेल का काउंट करना था। तो पाइस्पार्क में लिखना था कोड, तो हमने ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट ID पे, उसके बाद काउंट लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि काउंट व्हेन कॉलम ऑफ जेंडर इक्वल टू M, और इसको मेल काउंट दे सकते हो, और फीमेल काउंट के लिए भी यहाँ पे सेम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मेल काउंट एंड फीमेल काउंट निकाल के दे देगा। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपका इस तरीके से कॉलम आएगा, डिपार्टमेंट ID एंड 1 इज़ द टोटल काउंट, मेल काउंट एंड द फीमेल काउंट, ठीक है। सो लेट्स से टोटल काउंट, लेट्स से मेल काउंट इज़ लेट्स से 2, फीमेल काउंट इज़ 3, तो टोटल काउंट व्हाट 5, राइट। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू विल गेट हियर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था कि रीड ए CSV फाइल फ्रॉम द सोर्स सिस्टम, ठीक है, व्हाट एवर आपका सोर्स हो।
तो ये जस्ट बेसिक क्वेश्चंस है, ये सब आपको याद रखना है। तो आप क्या करोगे कि रीड डॉट फॉर्मेट लगाओगे और CSV फाइल रीड करना है तो CSV लिखोगे। इन्फर स्कीमा आप यहाँ से लगा लोगे, हेडर लगा लोगे और जो भी पाथ है आप पाथ दे दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द रिक्वायर्ड कॉलम्स ओनली। सो लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें है ID, नेम, एज, सैलरी और लेट्स से मोबाइल नंबर, ठीक है। अब हमें इसमें से चाहिए, हमें चाहिए ID, हमें चाहिए एज और सैलरी, ठीक है। ये 3 कॉलम हमें चाहिए सिर्फ। तो आप क्या करोगे रीड करते टाइम, सबसे पहले तो आपको रीड कर लेना है, ठीक है, ये पाथ वगैरह लगा के। रीड करने के बाद यहाँ पे आपको एक डॉट सेलेक्ट लगाना है और जो भी कॉलम आपको चाहिए सेलेक्ट के अंदर डाल दो। जैसे यहाँ पे लिखोगे डॉट सेलेक्ट ID, एज, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 6 का आंसर हो गया। यहाँ पे है 7th क्वेश्चन की हाउ टू रीड अ जेसन फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेसन फाइल दिया था, मतलब कि डेटा दिया था उन्होंने ऐसा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेस्टेड जेसन है, ये आपको जेसन दिख रहा होगा। और इसके अंदर एक कॉलम है एड्रेस करके, एड्रेस के अंदर 2 चीज़ें हैं, सिटी और पिन कोड, ठीक है। तो इसको रीड करना था और उसको फ्लैटन करना था, ठीक है। तो आप रीड कैसे करोगे जेसन फाइल को, तो रीड करोगे तो रीड डॉट फॉर्मेट जेसन लगाना है, उसके बाद ऑप्शन लगा देना है मल्टी लाइन, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी पाथ है, अगर ADLS Gen2 में है तो आप Gen2 पाथ यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले करोगे आप, और यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो स्कीमा भी वगैरह प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे था राइट दिस फाइल एज ए डेल्टा टेबल टू यूनिटी कैटलॉग एंड टेल मी द आउटपुट कॉलम, ओके। तो ये तो हमने रीड कर लिया, ठीक है, और स्कीमा भी प्रिंट करके देख लिया। अब इसमें इन्होंने बोला था कि अगर आपने ये रीड किया है, अब इसको राइट करो यूनिटी कैटलॉग में। तो हमने DF यहाँ पे नाम दिया था, तो यहाँ पे आपको DF लेना है रेफरेंस इस डेटा फ्रेम का, और उसको राइट कर देना है df.write.format। डेल्टा फॉर्मेट में करना है तो डेल्टा लिखोगे, मोड कर दोगे ओवरराइट, ओवरराइट का स्पेलिंग गलत है। उसके बाद आपको सेव एज टेबल करना है, अगर आपको कैटलॉग में सेव करना है तो, ठीक है। अगर ADLS पाथ में सेव करना है तो डॉट सेव लगा के आप यहाँ पे पाथ दे सकते हो, लेकिन कैटलॉग में सेव करना है तो सेव एज टेबल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपका कैटलॉग है, ब्रोंज कैटलॉग डॉट रॉ स्कीमा हो गया, उसके बाद टेबल नेम दे देना है, ठीक है, जो भी आप टेबल नेम देना चाहते हो। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आउटपुट कॉलम क्या आएगा इसका, तो आपने यहाँ पे देखो मल्टी लाइन लगा रखा है, ठीक है। तो मल्टी लाइन क्या करेगा कि ये एड्रेस तो मेन कॉलम नहीं है, ये तो आउटर का है, मेन कॉलम तो हमारा ये है सिटी और पिन कोड, है ना। तो आप इसको रीड करोगे तो आपका कॉलम क्या आएगा, ID आ जाएगा, नेम आएगा, सिटी आएगा और पिन कोड आएगा, ठीक है। ये था 8 क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं कि हमें एक UDF फंक्शन क्रिएट करना था एंड उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना था टपल्स में से। तो इन्होंने एक टपल्स दिया था, हमें एक UDF फंक्शन क्रिएट करना था और डुप्लीकेट रिमूव करना था। तो हमने एक फंक्शन बना दिया डेफ डिस्टिंक्ट डेटा करके, उसमें 2 पैरामीटर पास किया, एक ये A और एक कॉलम्स, जो कि इफ़ कॉलम्स यहाँ पे चेक करेगा, रिटर्न df.drop डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे हम कॉलम पास कर देंगे, अगर ये नहीं तो फिर df.drop डुप्लीकेट्स, और यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हो प्रिंट A। ये F पता नहीं क्यों यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन था कि गेट द आउटपुट एज प्रणव। तो उन्होंने एक ये लिस्ट दिया था, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू था, जैसे कि आप देख सकते हो, पहला हर्ष है, प्रणव है, बंटी है एंड देन ध्रुव है, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना था कि प्रणव हमें आउटपुट निकालना था। तो सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने ये दिया था उनको कि नेम लिस्ट एंड इंडेक्स 1 से हमें फाइंड कर लेंगे। तो उन्होंने बोला कि लेट्स से कि हमारे पास 50 रिकॉर्ड्स है,
और हमें इंडेक्स नहीं पता कि प्रणव कौन से इंडेक्स पे है, देन हाउ वी कैन फाइंड इट। तो फिर आपको मेन लॉजिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट हो गया हमारा। टारगेट हमारा क्या फाइंड करना है, प्रणव फाइंड करना है। पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मान लो कि 0, ठीक है, मतलब कि 0th इंडेक्स पे अभी हम हैं, करेंट पॉइंट। सो सबसे पहले आपको आइटरेट करना है। तो फॉर नेम इन नेम लिस्ट इफ़ नेम डबल इक्वल टू टारगेट, मतलब कि अगर नेम जो है आपका टारगेट से मैच होता है, जो कि प्रणव है टारगेट में, देन प्रिंट नेम। और अगर आपको पोजीशन भी प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पोजीशन कर दोगे तो आपका इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसलिए हमने पोजीशन 0 डाला था। और उसके बाद आपको ब्रेक कर दोगे और यहाँ पे आप पोजीशन प्लस इक्वल टू 1 कर दोगे तो आपका इंडेक्सिंग बढ़ते रहेगा। ये सेकेंड अप्रोच था। थर्ड अप्रोच आप ये कर सकते हो कि आपका टारगेट प्रणव यहाँ पे डिफाइन कर देना है, उसके बाद आप नेम लिस्ट में डालोगे, आइटरेट करोगे। तो आपको सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे इफ़ लेंथ ऑफ नेम डज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टारगेट, ठीक है। अगर नहीं तो ये कंटिन्यू करेगा यहाँ से, और मैच इक्वल टू ट्रू, आई इक्वल टू 0। उसके बाद वाइल आई इज़ लेस देन लेंथ ऑफ नेम, इफ़ नेम ऑफ आई डज नॉट इक्वल टू टारगेट ऑफ आई, यहाँ पे मैच फॉल्स हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा। इफ़ मैच देन प्रिंट नेम, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक कर देगा। तो ये 3 अप्रोच है। तो 3 अप्रोच में से आप सेकंड वाला कर सकते हो, जो कि मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको, ठीक है। तो जो भी सही लगे आप कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यही था टोटल लैबकॉर्प का इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि स्क्रीनिंग और द सेकंड राउंड मैंने बता दिया आपको। जस्ट आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो, इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ। और आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो तो थोड़ा सा कमेंट में भी कुछ छोड़ के जाओ हमारे लिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।